जी बच्चों, हमारे पास टॉपिक है दैट इज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होती है? नर्व इम्पल्स के कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिसके हवाले से बेटे क्वेश्चन आता है, ये हम लोगों ने चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी इस टॉपिक के अंदर डील करनी है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें पुट करते हैं जिसमें बेटे आपको ये नर्व इम्पल्स को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि नर्व इम्पल्स एक्चुअली है क्या। चलो, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग नर्व इम्पल्स को? बड़ा सिंपल सा बेटे। नर्व इम्पल्स जो होती है ना, ये हमारे पास दैट इज डिफाइंड एज वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? दैट इज लेबल्ड एज वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है ना बेटे, ये हमारे पास याद रखिएगा कि यहाँ पर जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो मॉडिफाई करता है। इलेक्ट्रो की जगह पे बेटे वो कीमो लिख सकता है, केमिकल की जगह पे इलेक्ट्रिकल लिख सकता है, या कीमो मैकेनिकल लिख सकता है, या मैकेनो केमिकल लिख सकता है। तो वो आपने सारी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर करनी है, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि नर्व इम्पल्स जो है दैट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ठीक है, और ये जो आपके पास बेटे नर्व इम्पल्स होती है, ये बात याद रखिएगा, दैट इज ऑलवेज डेवलप्ड बाय दैट इज डेवलप्ड बाय न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये आपके पास बेटे इसको जनरेट करते हैं। अच्छा, फिर बेटे एक और चीज़ इसमें पूछी जाती है कि ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये हमारे पास ना यूनी डायरेक्शनल होती है। नर्व इम्पल्स विल ऑलवेज बी यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, इसको लिखा जाता है कि भाई ये हमारे पास यूनी डायरेक्शनल है, या बेटे इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं इरिवर्सिबल। यानी ये कभी भी बेटे वापस नहीं आएगी। अगर साइनैप्स को या किसी एक हिस्से को क्रॉस कर लिया उसने, तो उससे वापस रिवर्ट बेटे ये नहीं हो रही होगी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, फिर ये जो नर्व इम्पल्स होती है इसको भाई मैयर कैसे करते हैं? ये जो नर्व इम्पल्स होती है ना बेटे, दैट इज मेजर्ड बाय ऑसिलोस्कोप। ठीक है, ये हमारे पास ऑसिलोस्कोप जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है टू मैयर दिस। ठीक है, सो मैयरमेंट जब भी आपसे पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास इसके थ्रू ही मैयर किया जाता है। अच्छा, अब बेटे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जिसको हम यहाँ पर डील करेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि रिसेप्टर्स ये वो वाले हिस्से होते हैं जो कि बेटे मैसेज को डिटेक्ट करते हैं। इन रिसेप्टर से मैसेज जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, वहां से बेटे ये मैसेज जाता है इफेक्टर्स के पास। ठीक है जी, तो ये बेटे एक पाथवे हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें हम ये बताते हैं कि ये जो डायरेक्शन होती है ना बेटे, ये नर्व इम्पल्स ही इसको डायरेक्ट करती है। ठीक है, और ये आपके पास यूनी डायरेक्शनल ही है। ऐसा नहीं है कि इफेक्टर से जो है वो वापस रिवर्ट हो जाए, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये एक चीज क्लियर हो गई। फिर बेटे हमारे पास एक और चीज आती है कि जो नर्व इम्पल्स है अगर कभी करेक्टराइज किया जाए और ये पूछा जाए कि नर्व इम्पल्स न्यूरॉन के कौन से हिस्से की प्रॉपर्टी है, तो बेटे ये याद रखिएगा, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोलीमा। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोलीमा, क्योंकि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है ना बेटे, वही हमारे पास पोलराइज्ड होती है। न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज पोलराइज्ड। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर बेटे ये पोलराइज्ड होती है, इस वजह से हम इसको चार्ज्ड भी मेंशन करते हैं। दैट इज आल्सो लेबल्ड एज चार्ज्ड। चार्ज्ड या पोलराइज्ड बेटे इसको मेंशन किया जाता है, इसीलिए इसके ऊपर नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल करती है। अच्छा, अब बेटे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने याद रखना है। ठीक है, वो क्या है जी? स्टेप्स कौन कौन से होते हैं नर्व इम्पल्स के? इसमें बेटे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? दूसरा बेटे हम इसमें डिस्कस करेंगे एक्शन पोटेंशियल क्या होता है।
दैट व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तीसरा बेटे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। कि नर्व इम्पल्स जो है ये भाई हमारे पास किस तरह से प्रोपोगेट होती है, इसको हम यहाँ पर डील करेंगे। ओके, फिर बेटे आपके पास जो फोर्थ पॉइंट होता है वो साइनैप्स होता है। इसी साइनैप्स से बेटे ये जो नर्व इम्पल्स होती है ना, एक न्यूरॉन से आगे दूसरे न्यूरॉन की तरफ ट्रेवल करती है। सो दैट इज समथिंग जो कि हमारे पास ये पॉइंट्स हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है। अब बेटे हम आ जाते हैं एक न्यूरॉन की तरफ जो कि आपके पास स्क्रीन में यहाँ पर दिखाया गया। इस न्यूरॉन के ऊपर न्यूरोलीमा को हम लोगों ने डिस्कस करना है। पंजाब की बुक में ना समटाइम इसको एक्सोलीमा भी लिखा जाता है क्योंकि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन ही ना, इसीलिए बेटे हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलो, इसमें बेटे जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डील करना है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। और भाई ये क्या है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा अब ये ना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है बेटे, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट आउट करना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। ये बेटे एक न्यूरोलीमा का हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाया गया है थोड़ा सा हाईलाइट करके। इसके अंदर हमारे पास ना डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे आपको सोडियम गेट्स जो हैं वो दिखाई देंगे। देयर आर सोडियम गेट्स, और ये जो ब्लू कलर के हैं बेटे इनको सोडियम गेट्स में लिख देता हूँ। इसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन होती है ना बेटे, वो आउटसाइड सेल ज़्यादा होती है, इनसाइड सेल कम होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ भी मेंशन करते हैं। अच्छा, इसमें अब आपको कुछ वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत है। कुछ बुक्स जैसे पंजाब की बुक कहती है कि सोडियम आयन जो है वो 10 टाइम ज़्यादा होते हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एज कंपेयर टू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये जो बाहर वाला फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं ECF या बेटे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, अब कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपके पास मेंशन की जाती हैं कि सोडियम जो होता है ना ये हमारे पास 145 मिलीमोल पर लीटर होता है। ठीक है, यह मेंशन किया जाता है कि 450 मिलीमोल है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट वैल्यूज हैं वो पुट की जाती हैं, आपने अपने रिलेटिव बोर्ड के हवाले से इनको याद रखना है। और जो इंटरनल है बेटे उसमें भी जाहिर सी बात है, अब इससे कम की बात करेंगे तो इंटरनल में या तो एक जगह पे लिखा जाता है 15 मिलीमोल पर लीटर, या बेटे इसको 50 मिलीमोल लिख लेता। तो ये आपके पास सोडियम के हवाले से जो वैल्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है। दोबारा से सुनिएगा, मैं रिपीट करता हूँ। सोडियम आयन जो होता है बेटे ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आयन है जो जहां ये ज्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है। इनर इन्वायरमेंट के अंदर ये आपके पास कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है। और ये जो इनर इन्वायरमेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो बेटे इनर इन्वायरमेंट होता है, जैसे ये हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है न्यूरॉन का, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब बेटे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट इज पोटाशियम आयन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट आयन होता है वो पोटाशियम आयन होता है। पोटाशियम आयन की बेटे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, एंड दैट इज अबाउट 5 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, पर लीटर हम लोग मेंशन करते हैं। और इंट्रासेलुलर के अंदर बेटे ये जो पोटाशियम आयन होता है इसके साथ लिखा जाता है कि ये 20 टाइम्स पंजाब वाले लिखते हैं या 30 टाइम्स लिखा जाता है। ठीक है, ये फेडरल की बुक जैसे इसको लिखती है, या बेटे इसकी वैल्यू लिखी जाती है, वो होती है 150 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, तो पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है बेटे ये भी हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें पोर्स की तरफ। अब ये जो पोर्स होते हैं ना बेटे ये पोटाशियम पोर्स कहलाते हैं।
जैसे हमने यहाँ पर फर्ज कर लो ये ड्रॉ किए हैं, इनको लीकेज पोर्स बोलते हैं, जिससे बेटे पोटाशियम जो है वो लीक होता रहता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिर चौथी चीज जो इसके अंदर होती है ना बेटे, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप, दैट इज लेबल्ड एज, जैसे हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ये बेटे हमारे पास कहलाता है सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। ठीक है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप कहलाता है। पंप हमेशा एक्टिव बेटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो, अब ये हमारे पास ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से पहले ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम ऐड करेंगे, वो है जी इसका जो न्यूरोप्लाज्म होता है ना, दैट इज इनरिच विद प्रोटीन्स। ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और आपको पता है कि प्रोटीन्स या ऑर्गेनिक प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसके रिलेटिव चार्ज की बेस के ऊपर। तो बेटे ये कहा जाता है कि आपके पास न्यूरोप्लाज्म में लार्जर प्रोटीन्स हैं, फिर पोटाशियम की लीकेज हो रही है, इस वजह से बेटे इसके ऊपर आपको अंदर वाली साइड पे कौन सा चार्ज दिखाई देगा? नेगेटिव, रिलेटिवली नेगेटिव, और बाहर वाली सरफेस पे बेटे रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलो, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम मजीद इलेबोरेट करेंगे। क्या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या बेटे हम इसको बोलते हैं RMP, ये कब होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस। ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस, आइंस की ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, और ये बेटे पोटेंशियल जनरेट करते हैं, जिसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसको डिसाइड करेगी। देखो ना, सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, पोटाशियम अंदर ज्यादा बाहर कम है, तो इसकी वजह से ये चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनर साइड पे रिलेटिवली नेगेटिव चार्ज आता है। और बेटे इसको हम ना कुछ यूं फर्ज कर लो मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से ये हमारे पास बेटे एक आ गई न्यूरोलीमा का एक हिस्सा, जिसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि इसके बाहर वाली सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाली सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो जो आउटर होगी वो रिलेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अंदर वाली जो है वो रिलेटिवली बेटे इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ याद रखना। अब बेटे ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू क्या होती है? अब इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आपने याद रखनी है, जिसमें सबसे पहले आपने याद रखना है -70 मिली वोल्ट की वैल्यू मेंशन की जाती है। अच्छा, जो सिंध के बच्चे हैं उसमें बेटे -65 मिली वोल्ट की वैल्यू मेंशन की जाती है। और अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करें तो उसमें -90 मिली वोल्ट जो है बेटे, ये इसका आपके पास पोटेंशियल जो है वो नोट किया जाता है फॉर कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसको आपने याद रखना है। ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज जो है बेटे, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलो, अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि ये प्योरली किसकी भाई प्रॉपर्टी है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोलीमा। अब यहां पर दो एमसीक्यूज बनते हैं। पहला एमसीक्यूज क्या बनता है? दैट न्यूरोलीमा is impermeable to all ions, that is impermeable to all ions except पोटाशियम आइंस। ठीक है, तो ये आपके पास एक पॉइंट आएगा, पोटाशियम आयन के लिए परमिएबल है रेस्टिंग कंडीशन में, यानी वो लीक होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एट
resting membrane potential, potassium ion continuously leaked. Continuously लीक्ड, ये बेटे आपके पास हम यहाँ पर पुट करते हैं, जो कि न्यूरोलीमा की प्रॉपर्टी है, जिसके साथ आपके यहाँ पर एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है जी। चलो अब बेटे यहाँ पर हमने ना एक ये ग्राफ शो किया है, जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी ग्राफ की बेस के ऊपर आपके जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वो ऐड होंगे। चलो, अगर मैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कर लो दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को ना बेटे ये लाइन शो कर रही है। जैसे फर्स्ट कर लो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -100 मिली वोल्ट, ठीक है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। फिर मैं बेटे ऐड कर देता हूँ दैट इज -50 मिली वोल्ट, या मैं ऐड कर देता हूँ 0 मिली वोल्ट, ठीक है। फिर मैं ऐड कर देता हूँ, फर्स्ट कर लो दैट इज +50 मिली वोल्ट, और इससे भी ऊपर अगर हम लोग जाएं तो आपके पास बेटे ये, ठीक है, तो आपके पास +70 तक जो है, या इससे भी हम ज़्यादा वैल्यू जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ओके हो गया। तो ये आपके पास ना एक ग्राफ शो कर रहा है। जो स्ट्रेट लाइन है नीचे वाली, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें एक्शन पोटेंशियल की बात करनी है हमने, कि भाई एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है। अगर बेटे एक्शन पोटेंशियल की बात करनी है, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग मेंशन करेंगे। चलो, ये बेटे हमारे पास आ जाता है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जो है ना, ये बेटे एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे, ठीक है ये कॉन्टिन्यूस, तो स्टेप बाय स्टेप हमने देखना है, जिसमें बेटे हमें पता होना चाहिए स्टिमुलस का, ठीक है। सो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है बेटे? दैट बेसिक चेंज जिसको बॉडी जो है वो डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये क्या है? चेंज, ठीक है। और अगर इसमें आप ऐड कर दो कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, देयर इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो मिनिमम चेंज होगा जिसको बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, मिनिमम चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड, जिसको बॉडी जो है ना बेटे वो डिटेक्ट कर सकती है, उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास एक और टर्म यूज होती है, दैट इज लेबल्ड एज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ये क्या कहलाता है? दैट इज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो होता है बेटे जिसको बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती, दैट कांट बी डिटेक्टेड, ठीक है, बाय बॉडी। तो ये दो वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी। अब जैसे ही स्टिमुलस आता है ना बेटे, इस स्टिमुलस की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। तो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अगर होगा तो वो तो डिटेक्ट नहीं करेगा। फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, तो वो सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बेटे ये यहाँ पर आके रुक गया, तो बॉडी डिटेक्ट नहीं करेगी। या हम इससे भी नीचे मेंशन कर देते हैं, या बेटे हम इससे यहाँ पर जाके मेंशन कर देते हैं, या इससे भी ऊपर चला जाता है लेट्स से, लेकिन ये ऊपर वाले पेनिकल पॉइंट पे नहीं आता। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगे? सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहलाएंगे। इसको बॉडी डिटेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होना जरूरी है। तो फर्ज कर लो हमारे पास थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आ गया। अब वो जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है वो सबसे पहले क्या करेगा? दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ओपन सोडियम गेट्स। ये बेटे हमारे पास जो सोडियम गेट्स होते हैं ना, इनको ओपन करेगा, ठीक है। सोडियम गेट्स विल बी ओपन। अच्छा, अब सोडियम गेट्स ओपन होने से क्या होगा? तो इसको बेटे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कर लो, सोडियम गेट ओपन होंगे तो सोडियम विल मूव इनसाइड, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा ना, ठीक है। तो ओपन ऑफ सोडियम गेट्स, आपके पास बेटे सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो फिनोमेना है बेटे, ये हमारे पास कहलाएगा डीपोलराइजेशन, दैट इज डी पोलराइजेशन,
ठीक है, डीपोलराइजेशन हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटे बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा ना, अंदर वाला नेगेटिव चार्ज भी कम होता है, बाहर से पॉजिटिव जो है वो अंदर की तरफ आएगा, तो डीपोलराइजेशन हम इसको बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो डीपोलराइजेशन होती है बेटे, ये किस वजह से होती है? याद रखिएगा, ये सोडियम आयन के बेटे इनफ्लक्स की वजह से होती है। इनफ्लक्स का मतलब ये होता है अंदर की तरफ मूव करेंगे। क्या फिर ये सवाल आता है, क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है? बेटे दैट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। उसकी वजह ये है कि बाहर से सोडियम आयन अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है। ठीक है, तो ये बेटे अगर डीपोलराइजेशन इतनी इनफ है और हम इसको कहते हैं लेट्स से कि +50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर स्पाइक कहलाती है, इसका मतलब ये है कि नाउ ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के लेवल पर आ गई है, बॉडी इसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अगर सोडियम बेटे अंदर ज्यादा हो जाता है तो सोडियम गेट्स के बाद फिर जो है, अच्छा सोडियम गेट्स ओपन होंगे, दूसरा फिनोमिना यहां पर डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन। ठीक है, और तीसरा फिर हमारे पास क्या होंगे, पोटाशियम गेट्स ओपन होंगे, पोटाशियम गेट्स ओपन। अब पोटाशियम गेट्स के ओपन होने की वजह से ना बेटे क्या होगा, ये जो पोटाशियम है ना, ठीक है फर्ज कर लो हम यहां पर पोटाशियम की बात कर रहे हैं, ये पोटाशियम जो है ये बाहर वाले साइड पे जाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास बाहर दोबारा से पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रीपोलराइजेशन, दैट इज लेबल्ड एज रीपोलराइजेशन। ये बेटे जो रीपोलराइजेशन है ये किस वजह से हुई, दैट इज बिकॉज ऑफ पोटाशियम आयन आउटफ्लक्स। ये पोटाशियम आयन के बेटे आउटफ्लक्स की वजह से हुई। क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है या पैसिव है? ये बेटे हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अच्छा फिर बेटे इसमें पोटाशियम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, जिसकी वजह से जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन करते हैं ना, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि रीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइपर पोलराइजेशन क्यों होती है और हाइपर पोलराइजेशन को ग्राफ में हम कैसे शो करेंगे? बेटे ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हिस्सा है, दैट विल बी लेबल्ड एज हाइपर पोलराइजेशन। ये बेटे क्या कहलाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह क्या है, पोटाशियम जो गेट्स होते हैं ना बेटे, दे आर स्लो टू ओपन एंड स्लो टू क्लोज। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, पोटाशियम गेट्स स्लो टू ओपन एंड स्लो टू क्लोज। स्लो टू ओपन एंड स्लो टू क्लोज बेटे हम इसको मेंशन करते हैं, याद रखना। ओके हो गया। अच्छा, जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो फिर बेटे अब यहां पर एक्शन होगा हमारे पास ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप का। देयर विल बी एक्शन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप। अब ये जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होगा ना बेटे, ये हमारे पास चलाएगा रिफ्रैक्टरी फेज। याद रखिएगा, इसको रिफ्रैक्टरी फेज या बेटे इसको हम लोग रिकवरी फेज बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी या रिकवरी फेज कहा जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 4 मिली सेकेंड के अंदर जो है ना बेटे ये कंप्लीट हो जाती है। अब ये जो रिफ्रैक्टरी फेज होती है इसको हम कैसे शो करते हैं, दैट इज शोन ओवर हियर जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये बेटे हमारे पास कहलाती है रिफ्रैक्टरी फेज। ओके हो गया, दैट इज लेबल्ड एज रिफ्रैक्टरी फेज। और रिफ्रैक्टरी फेज में ये पंप जो होता है बेटे ये रिस्पॉन्सिबल होता।
अच्छा, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेटे जो रिफ्रैक्टरी फेज होती है ना, पोटाशियम जो होगा उसको मूव करवाएगा अपनी ओरिजिनल ग्रेडियंट की तरफ, और सोडियम को मूव करवाएगा उसके ओरिजिनल ग्रेडियंट की तरफ। तो यहाँ पर जब भी पंपिंग मूवमेंट होती है ना, तो इसमें याद रखिएगा कि ये जो पोटाशियम बाहर ज़्यादा हुआ होता है ना, उसको फिर अंदर मूव करवाया जाता है और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं। और जो सोडियम होता है ना बेटे, ये बाहर मूव करवाया जाता है और 3 सोडियम बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, तो 1 साइकिल ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंपिंग करवाता है। इसमें याद रखिएगा 3 सोडियम आयन पम्प्ड आउटसाइड, ठीक है, एंड 2 पोटाशियम आयंस पंप इनसाइड। ठीक है बेटे, तो ये आपने इसके साथ याद रखना है, जो कि इसकी रिफ्रैक्टरी फेज होती है बेटे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर इसकी रिफ्रैक्टरी फेज के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। ओके हो गया। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ना एक्शन पोटेंशियल जो होता है बेटे, इसकी वैल्यू होती है +50 मिली वोल्ट। तो ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक रहेगी, इससे बेटे ऊपर भी चली जाती है। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। अब कुछ और चीज़ें इसकी फाइनल करते हैं एंड देन इट विल बी वाइंड अप। वो क्या याद रखना है बेटे आपने, कि हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस है ना, वो आपके पास साइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हम लोग स्पीड और साइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो है बेटे इसको बढ़ा देंगे ना, तो जो नर्व इम्पल्स की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स वो ज़्यादा हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा है, तो इसको आपने याद रखना है। ये बेटे हमारे पास इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, जिसको हम लोग डील करते हैं। बाकी इसके साइनैप्स के साथ जो है वो चीज़ें हम लोग देखेंगे। ये हमारे पास बेटे दैट इज नर्व इम्पल्स।